है तेलंगाना का, जहां पर बाय इलेक्शन रिजल्ट्स भी आ रहे हैं। तो इस वक्त के जो अपडेट है आपको बता दें। दुबाका असेंबली हल्के से आपको बता दें, तो नाजरीन तेलंगाना बाय इलेक्शन रिजल्ट्स के सामने आ रहे हैं। वहीं दुबाका कॉन्स्टिट्यूएंसी से आपको बता दें कि बीजेपी लीडर जीत हासिल कर चुके हैं। तस्वीरों में इस पूरे मामले पर बात करते हैं। हमारे नुमाइंदे अनीस हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनीस, बाय इलेक्शन रिजल्ट्स आ रहे हैं तेलंगाना के, वहीं पर दुबाका से बीजेपी लीडर जो है जीत हासिल कर चुके हैं, जश्न भी मनाया जा रहा है। जी मजा, ये आज जो गिनती हुई वोटों की, जो काउंटिंग थी, वो बिल्कुल एक T20 मैच की तरह था। काफी सख्त मुकाबला हुआ और आखिर में बीजेपी के जो उम्मीदवार थे रघुनंदन राव, उन्होंने सबकत हासिल की। तकरीबन 1400 वोटों की सबकत हासिल हुई है उन्हें, लेकिन अभी तक ऑफिशियली इनकी जीत का ऐलान नहीं हुआ है। ये कहा गया है कि 4 EVM मशीनें जो टेक्निकल खराबी की वजह से उसकी काउंटिंग नहीं हो सकी। तकरीबन 1700 वोट्स अभी गिनने बाकी हैं, लेकिन जिस तरह से बीजेपी के उम्मीदवार को लीड हासिल हुई है, उसको मद्देनजर रखते हुए अभी बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं, बीजेपी के जो यहाँ पर लीडर्स हैं, वो उन्होंने ऐलान किया है कि उनकी जीत हो चुकी है और काफी जश्न भी मनाया जा रहा है। ये जो इलेक्शन ज़मीनी इंतखाब हुआ है दुब्बाका का, ये TRS के लिए एक शॉक माना जा रहा है, क्योंकि यहाँ से गुज़िश्ता असेंबली इंतखाबात में यहाँ TRS के उम्मीदवार ने बहुत ही आसान कामयाबी दर्ज की थी, और उसी अभी जो बीजेपी के उम्मीदवार ने जीत हासिल की है, उनसे तकरीबन जो है वो जो है तीसरी पोजीशन पे थे गुज़िश्ता इंतखाब में, लेकिन इन्होंने हिम्मत नहीं हारी और इस बार भी उन्हें उम्मीदवार बनाया गया था बीजेपी की जानिब से। काफी सख्त मुकाबला रहा और आखिर में बीजेपी के उम्मीदवार ने कामयाबी हासिल की। और इस सवाल ये पैदा होता है कि एक ऐसी सीट पर बाय इलेक्शन हुआ जो सीट पहले से TRS के खाते में थी, TRS की ही सीट थी और TRS की यहाँ पर हुकूमत है, तो ऐसे में क्या समझा जाए अनीसुर रहमान के TRS के लिए कितना बड़ा यह सेटबैक है? TRS की सीट थी, वो अपनी सीट भी नहीं बचा पाए। जी बिल्कुल, ये बहुत बड़ा सेटबैक माना जा रहा है TRS के लिए, क्योंकि आमतौर पर यह होता है कि किसी असेंबली हल्के में जो है किसी MLA की का इंतकाल होता है तो उसके किसी रिश्तेदार को वहां पर उम्मीदवार बनाया जाता है। बिल्कुल उसी तरह हुआ, TRS ने अपने मरहूम MLA की ज़ौजा को वहां पर उम्मीदवार बनाया। और खास तौर पर ये बात भी बहुत अहम है कि ये जो इलाका है, ये सिद्दीपेट जो है जिले में का इलाका है, और ये सिद्दीपेट वही जिला है जहां से चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव बिलोंग करते हैं। ये इनका एक तरह से खिला माना जाता है, लेकिन खास तौर पर ये एक और नुक्ता ये भी है कि बहुत जल्द GHMC के इंतखाबात होने वाले हैं, तो इस तनाजुर में इस बीजेपी की इस कामयाबी को बहुत अहम समझा जा रहा है। अनीसुर रहमान साहब, एक सवाल यहाँ पर यह है कि किन मुद्दों को लेकर बीजेपी ने वहां कैंपेन किया था, और क्या आपको ये लगता है कि वो मुद्दे जो बीजेपी ने उठाए थे वो मुद्दे वाकई इतने अहम थे, इतने जमीन से जुड़े मुद्दे थे जिसकी वजह कर बीजेपी को ऐसा नतीजा मिला है कि उसे जीत नसीब होती नजर आ रही है? दूसरी तरफ ये कि उनको सिंपैथी वोट क्यों नहीं मिल पाया TRS को, जो जैसा कि आमतौर से देखा जाता है? जी देखिए, ये जो इलाका है दुब्बाक का, ये जो सिद्दीपेट शहर है उसके बहुत करीब है, और सिद्दीपेट के आगे एक और शहर है सिरसिल्ला। ये वही कॉन्स्टिट्यूएंसी है जहां से चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव के फर्जंद के तारक राव जीत कर आते हैं। तो सिद्दीपेट और सिरसिल्ला, इन दो शहरों को बहुत तरक्की दी गई है, वहां पर काफी सड़कें वगैरह, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह बहुत अच्छा तामीर किया गया है। बीजेपी के जो लीडर्स थे उन लोगों ने आवाम को एक कंपैरिजन पेश किया कि किस तरह जो इन दो शहरों को जो है बहुत ज्यादा चमकाया गया है, तरक्की दी गई है, और इन इलाकों में उतनी तरक्की नहीं है। तो यही कहा जा रहा है कि ये जो कंपैरिजन है, ये जो है बहुत अहम रोल का रहा। और इसके अलावा बीजेपी को ये भी समझा जा रहा है कि नौजवान जो वोटर्स हैं उनकी बहुत बड़ी तादाद में जो है ताईद हासिल थी। जी बहुत शुक्रिया आपका बिल्कुल अनीस। तो
जिस तरह से अनीस बता रहे थे कि एक कंपैरिजन जो यहाँ पर बीजेपी इस सीट पर दो इलाकों को लेकर के किया गया, तो वो एक अहम रोल साबित हुआ बीजेपी की जीत में यहाँ पर, क्योंकि इससे पहले टीआरएस के ही लीडर जिनका इंतकाल हो गया वो इस सीट पर थे, बावजूद इसके न सिंपैथी मिल पाई और ना ही उनकी जगह जो दूसरे लीडर मैदान में उतारे गए उनको सपोर्ट नहीं मिल पाया और बीजेपी जो है इस सीट पर जीत गई। और हमारे साथ साजिद खान भी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के लीडर हैं। साजिद साहब, आपका इस्तकबाल है। मैं ये जानना चाहता हूं कि ये जो नतीजे की शक्ल में जो सामने बात आ रही है, ये कितना बड़ा एक मैंडेट है इस बात को लेकर कि आवाम खुश नहीं है यहाँ पर? जी जी, एक्चुअली साहब वहां पे क्या हुआ था, जो चुरकू मुत्तम रेड्डी जो कांग्रेस के एमएलए थे, जो कांग्रेस के कायद थे, वहां पे कुछ दिन पहले क्या हुआ, उन्होंने कांग्रेस से टीआरएस चले गए थे। तो उस वक्त क्या हुआ बोले तो वहां पे जो कैडर था वो सारा कैडर जो सो उनके साथ टीआरएस में चले गया था। तो उसी असना में जो सो ये वहां के एमएलए का इंतकाल हो जाना कोरोना से और ये इलेक्शन बाई इलेक्शन आ जाना, इसमें वहां पे जमीन पर कांग्रेस नहीं थी वहां पे उस वक्त जी। लेकिन जब वो मनीष ठाकुर साहब इंचार्ज बने, फिर उसके बाद सारे लोगों से मीटिंग लिए, बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन रहा, पूरे स्टेट के लोग एक जगह आकर कांग्रेस के काम किए जी। जो भी वो रिजल्ट है वहां पर जी। खैर एक रघुनंदन राव को 3 बार उन्होंने हारे हुए थे, उनपे सिंपैथी भी थी कि जो सो बार एक शख्स हार रहा है, मगर वो जो मैंडेट जो हमको मिलना था जी वो नहीं मिल सका, इसका तो अफसोस है। लेकिन हम पब्लिक में हमेशा रहे और रहेंगे, देश की आजादी में कांग्रेस का रूल है, तो इंशाल्लाह फिर हम जो सो इंशाल्लाह फिर हम जो सो हमारी जमीन ढूंढ लेंगे। टीआरएस को भी वो सीट नहीं मिल पाई, जबकि वो टीआरएस की ही सीट थी। बीजेपी की कामयाबी क्या बता रही है? क्या ये बता रही है कि वहां के आवाम ने ना तो टीआरएस पे भरोसा किया और ना ही कांग्रेस पे भरोसा किया? जी जी जी, आपकी बात सही है। मैं क्या समझता हूँ, मेरा अपना तजुर्बा, मैं खुद भी एक जो सो इंचार्ज था उस एरिया में, अनंत सागर बोल के विलेज है जी, वहां पे, तो मेरा बूथ नंबर 246 था। वहां पे मैं जहां तक समझता हूँ, एक शख्स 3 बार कंटिन्यू हारने के बाद ही लोग ये बोले कि भाई जो सो हमेशा ये शख्स हार रहा है, एक बार जिताना चाहिए बोल के लोग ये फैसला करे, बोल के मेरी अपनी सोच है। चलिए, तो ये वजह आपको लगती है कि 3 बार चूंकि उनको शिकस्त मिली थी रघुनंदन जी को, इसलिए चौथी बार अवाम ने उनकी मेहनत को देखते हुए उन्हें जिता दिया, ये आपका परसेप्शन है। लेकिन कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ी कह सकते हैं कि एक धमक है और एक बहुत बड़ी एक बड़ा सवालिया निशान है टीआरएस पर, खासतौर से कि जबकि टीआरएस की यहाँ हुकूमत है और जो के चंद्रशेखर राव है उनका वो डिस्ट्रिक्ट टाउन है, उसके बावजूद वहां पर बीजेपी ज़िमनी इंतखाब में जीत हासिल कर लेती है। इसका एक पैगाम जरूर बहुत खास होगा, खासतौर से बीजेपी के लिए और उनके वर्कर्स के लिए, उनके हौसले को बढ़ाने के लिए। Election Commission, which is certified by the observers and the returning officers. So that's why there may be little gap in what you see in the media and what you see on our portal. But however, we try to give you the results as early as we receive it from the counting places. So I will request first of all Mr. Ashish Kundra to give you information about this app, because this is for the benefit of the people at large. Anywhere in the country or maybe outside, you can see the results, what is coming on our portal and on our mobile app. Good evening everybody. As all of you are aware, and as I briefed earlier, that we have a voter helpline application which has been widely used by people across the country, and more particularly in Bihar, and of course by the media as well. And the results website which populates different kinds of dashboards. So we are showing candidate wise trends, party wise trends, constituency wise trends, and whenever results are finalized on a real time basis. And since this data is getting populated directly from the table of the returning officer, there is a certain degree of authenticity attached with the results which are shown in the ECI website.
I only also want to add that as far as Bihar is concerned, on the whole, 7,737 scheduled rounds were there, of which 4,858 have been completed. And broadly, in terms of round completion, we can say 119 constituencies have done more than half of the work which was there for counting. From the data which is available on our website and portal, the margin of votes which are there for less than 1,000 votes margin is about 18 constituencies. Between 1,000 and 5,000 or 50 constituencies. Between more than 5,000 and less than 10,000 is 67 constituencies. Above 10,000 it is basically 108 constituencies. So I hope all of you had a very productive use of this application and shall continue to do so during the course of the evening. Thank you. Thank you, Ashish. I would also like to give you a snapshot of the results so far from our portal. As far as Bihar is concerned, out of 243 ACs, in 225 ACs the rounds are pending, 9 results have been declared, and for 234 assembly constituencies the result declaration is pending. तो नाजरीन, बिहार चुनाव को लेकर के इलेक्शन कमीशन जो है वो अपडेट कर रही थी कि किस तरह से पोर्टल पर और वेबसाइट पर तमाम तर नतीजे दिए जा रहे हैं। और वहीं टीआरएस लीडर, यहाँ पर अगर हम तेलंगाना की बात करें, बाय इलेक्शन हुए, रिजल्ट सामने आ चुका है, बीजेपी वो सीट जीत चुकी है और इस वक्त हमारे साथ टीआरएस लीडर आरिफ सुल्तान जुड़ चुके हैं। आरिफ सुल्तान, कितना बड़ा झटका टीआरएस को यहाँ पर लगा है? जिस सीट पर आप ही के लीडर थे उनका इंतकाल हो गया, लेकिन वहां पर वो जो सीट है वो वापस नहीं जीत पाए, बल्कि बीजेपी के लीडर जीतते हैं और वो लीडर जीतते हैं जो इससे पहले चुनाव हार चुके थे। देखिए, पहले तो मैं आदाब अर्ज करता हूँ और सारी दुब्बा की आवाम को और वहाँ के वोटर्स का शुक्रिया अदा करता हूँ जो ये कोविड के उसमें भी जो है वो लोग बढ़ चढ़ के इतना अच्छा वोटिंग करे 82% तक। और दूसरी बात यह है कि ये हमारे लिए तो धक्का नहीं है, ठीक है, इसके बारे में जो है विश्लेषण होगा, हमारे पास जो है बैठ के इसके बारे में समझा जाएगा कि भाई कहाँ पे जो है ना प्लस माइनस पॉइंट्स, नेगेटिव पॉइंट्स कहाँ हुए, क्या हुए, क्या प्रॉब्लम हुई, कहाँ पे हमारे कैलकुलेशन वो हुए, इस पे तो वर्कआउट किया जाएगा आने वाले दिनों में। मगर क्या बोलते, एक चीज ऐसा झूठ का जाल फैलाया गया है वहाँ पे, ऐसा झूठ बोला गया है, वो झूठ को उसमें जो है ना थोड़ी पब्लिक, थोड़े वोटर्स वहाँ के वो हो गए, वरना इतना टफ फाइट नहीं होता था, क्योंकि हम टफ फाइट में वो हुए इसको है। तो क्या ये ओवर कॉन्फिडेंस था टीआरएस का कि ये तो हम जीत लेंगे आराम से, कोई टफ फाइट है ही नहीं, और इसी चक्कर में जो है बीजेपी बाजी मार गई? नहीं, हम ऐसा नहीं बोलते कि हम हर इलेक्शन को जो है, हरीश राव साहब, खास तौर से हरीश राव साहब हर इलेक्शन को जो है बहुत यानी कि कीन इंटरेस्ट से और बहुत मेहनत से लड़ते हैं। सवाल आरिफ सुल्तान साहब इसी बात को लेकर है। हरीश राव जैसे लीडर वहां कैंपेन करते हैं और कई बड़े और दूसरे चेहरों ने भी कैंपेनिंग की है, लेकिन अगर कहते हैं कि सच है तो दिखता है, क्या वहां यह दिख रहा था कि जितनी उम्मीदें उस हलके के अवाम को टीआरएस से थी, या टीआरएस जो एमएलए थे, अब तो नहीं रहे थे वो, उनसे थी, क्या उनकी उम्मीदें कहीं ना कहीं पूरी नहीं हो पाई थी और इसी वजह से उन्होंने इस बार मन बदल लिया और वहां से रघुनंदन जी जीत जाते हैं? नहीं, देखिए, 2-3 चीजें काम किए हैं वहाँ पे, मेरे हिसाब से, मैं पर्सनल मेरी वो रख रहा हूँ, ये पार्टी का नहीं। देखिए, 2-3 चीजें मेरे हिसाब से काम किए। एक तो रघुनंदन जो है 2 बार एमएलए को हारे, 1 बार एमपी को हारे, एक सहानुभूति है उनके साथ, एक सिंपैथी है, फर्स्ट थिंग। सेकंड जो है वहाँ पे थोड़ा सा कम्युनल कार्ड भी खेला गया, क्योंकि बाज ऐसे चीजें वहाँ पे यूज किए गए जो चीज वहाँ के हल्के के लिए जरूरी नहीं थे, वो एक चीज। तीसरी चीज, झूठ इतना बोला गया कि लोगों को ऐसा बतलाया गया कि भाई वहाँ पे जो है ना कईयों चीजों की जो है तरक्की नहीं हुई, फलानी नहीं हुई। हम आपने झूठ का मुकाबला सच से क्यों नहीं किया? आपने सच बोलकर उसका मुकाबला क्यों नहीं किया? अबू हुरैरा साहब, हम सच से बोलते तो हम टफ फाइट में, इतना क्लोज फाइट में हो गए, वरना हम भी अगर से हम झूठ का सहारा लेते होते तो हम कहां से कहां हो जाते थे।
नहीं, मैं ये कह रहा हूं, मैं विशाल आजम बात कर रहा हूं आपसे। आरिफ साहब, मेरा सवाल ये है कि अगर मुखालिफ पार्टी झूठ का सहारा ले रही थी तो आप उसके सामने सच रख देते। अरे सच देखिए, कईयों बार अब आपका बिहार का इलेक्शन है, मैं नहीं जाना चाहता उसके। आप कल तक कोई दुनिया का हर पंडित ये बोला कि भाई आरजेडी और महागठबंधन जीत रहे बोल के, वहां पे सुबह उठ के देखे तक लोग परेशान हो गए, ये क्या हो गया बोल के। जो चैनल्स बतलाते थे, आपका चैनल खुद कल क्या बतलाया? तो क्या आप अपने पार्टी वर्करों को यही बताएंगे, चूंकि बिहार का नतीजा बदल गया इसलिए आप भी हार गए दुबक्का? झूठ के हम सिर्फ यही बोल रहे, झूठ की ताकत ज्यादा दिन नहीं रहती। अभी आने वाले इलेक्शन है, अभी ग्रेटर हैदराबाद है और क्या बोलते एमएलसी इलेक्शन है, ये बात सीधे बाई इलेक्शन में काम करते बात कोई से चीजों से फुलुक में भी आ सकती वो चीज। तो एक बार मतदाता जो है वोट देने वाला एक बार बेवकूफ बनता, बार बार नहीं बनता। बिल्कुल, बेवकूफ बार बार नहीं बनता। आरिफ सुल्तान जी, लेकिन जब आप ये कह रहे हैं कि झूठ बोला गया और झूठ की बुनियाद पर जीत लिए है, तो आप यहाँ पर जो वोटर्स हैं उनको कमतर समझ रहे हैं कि वो तो जो है डिफरेंशिएट ही नहीं कर पाए कि सही क्या है झूठ क्या है। कमतर नहीं समझ रहा हूँ, तो आप अपने हार का जो पूरा जिम्मा है वो लोगों पर डाल रहे हैं। नहीं, लोगों पे नहीं, बल्कि वहाँ पे जो लीडर्स जाके, जो दूसरे पार्टियों के लीडर्स जाके वहाँ पे झूठ बोले हैं, मैं उन पे डाल रहा हूँ। जिस किस्म से झूठ बोला गया है कि ऐसा कर देंगे, ये आए तो वो हो जाएगा, यहाँ पे हम हिंदू, यानी कि ऐसा कार्ड खेला गया जिसको मैं अब टीवी पे बोल नहीं सकता। पर यकीन तो आपकी पार्टी भी कैंपेन जिस तरह से किया गया था आपकी पार्टी की तरफ से भी, तो यकीन तो बहुत कुछ दिलाया गया था, तरक्की के वादे भी दिलाए गए थे। तो आपके सच पर लोगों ने क्यों भरोसा नहीं किया, झूठ पर क्यों भरोसा कर लिया? मैं आपको वही तो बोल रहा हूँ ना, बात वक्त लोगों का यकीन जो है बात वक्त ऐसा हो जाता कि झूठ को सच बतला के जब जीतेंगे, जब बतलाएंगे, झूठ को सच में तब्दील करेंगे, तो लोग वो सच को, झूठ को भी सच समझ लेते। थोड़े दिन के बाद लोगों को एहसास होता कि भाई हम कितनी गलती करें। मतलब आप मानते हैं कहीं ना कहीं कोताही रह गई टीआरएस की तरफ से, टीआरएस झूठ का मुकाबला सच से नहीं करा पाई, टीआरएस तमाम तरह की कैंपेनिंग के बावजूद आवाम का भरोसा नहीं जीत पाई। ये तो आप मान लीजिए ना आरिफ साहब, कि आप भरोसा जीत पाने में नाकाम हो गए। मैं ये नहीं मानता, अलबत्ता ये बोलूंगा कि कमियां कहाँ रह गई वो नहीं बोलता मैं, मगर किस पे वो लोग ये इतना ऐसा कामयाब हुए और वो लोग कैसा झूठ के प्रोपेगेंडे को कैसा होता है, उसको कैसा काउंटर करना है फ्यूचर में, किस पे वो करने का है। तो मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं कि आप भी वही हिकमत अपनी आप अपनाएंगे जो बीजेपी ने अपनाया वहां पर? उनके झूठ को आगे, उनके झूठ को नहीं चलने के लिए मतदाताओं को उनका झूठ एक्सपोज करना है हमारा। चलिए, वक्त रहते आप एक्सपोज नहीं कर पाए, ये नतीजा मिला आपका। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आरिफ साहब। तो ये एक दुबक्का असेंबली हल्का जो तेलंगाना के अंदर आता है, वहां ज़िमनी इंतखाब था और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जो पार्टी यहां बरसर इक़्तिदार है, टीआरएस यानी तेलंगाना राष्ट्र समिति, उस पार्टी के कैंडिडेट की वहां पर जो एमएलए थे उनकी मौत हो गई थी और इस वजह से वहां ज़िमनी इंतखाब हुआ। और चौंकाने वाला नतीजा यह है कि टीआरएस का कैंडिडेट वहां जीत नहीं पाया और वहां बीजेपी ने अपने फतेह का झंडा गाड़ा है। बिल्कुल, और विशाल वहीं पर हमारी नजर जो है लगातार बिहार इलेक्शन रिजल्ट्स पर भी बनी हुई है। एनडीए जिस तरह से तेजी से आगे बढ़ रही है, लेकिन ज्यादा डिफरेंस हम एनडीए और महागठबंधन में नहीं देख रहे हैं। लगातार आपको अपडेट देते रहेंगे नाज़रीन, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेंगे।